Hello, good evening to you. I hope you all are doing very fine. So in this video हम करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th साइंस, उस चैप्टर के हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे. So let's proceed further. हाँ, एक प्रोसीड करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and please do like and share the video. Thank you. So now let's proceed to our content. Our question number 1 is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर के साथ रिएक्ट करवाना है तो उससे पहले क्लीन क्यों करते हैं हम? ओके, तो इसका ना एक सिंपल सा फंडा है कि जो भी हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है ना, जो हमारा मैग्नीशियम होता है, उसको अगर हम सिंपल एयर में कुछ टाइम के लिए रख दें तो उसके ऊपर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है, ठीक है. और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से जो अगर हम उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली बर्न नहीं हो पाता है. इसीलिए जब भी हमने मैग्नीशियम को जो पहले हमने डैम्प पे रखा हुआ है, अगर हमने उसको बर्न करना है तो हम उसे पहले क्लीन करेंगे. लेकिन किससे क्लीन करेंगे? विद सैंड पेपर. ओके, सैंड पेपर से हम उसको क्लीन करेंगे. अब मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट हैज अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन इट इज kept in air for longer time and this layer makes burning of magnesium difficult. Okay, got my point? Next is, write the balanced equation for the following chemical reactions. हमें reactions given है बुक में. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके जी, तो हाइड्रोजन का वी नो सिंबल इज H2, क्लोरीन का Cl2. ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलके बना दिया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं. बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो हमारे एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उनको बैलेंस करना पड़ता है, मीन सेम करने पड़ते हैं. ओके, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 2, प्रोडक्ट साइड 1. क्लोरीन के कितने हैं? 2, प्रोडक्ट साइड 1. तो अगर हम प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास देखो इधर भी हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 2 हो जाएंगे. तो इससे हमारी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस्ड. नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2 plus aluminium sulfate, that is Al2SO4 whole 3, give rise to barium sulfate BaSO4 plus aluminium chloride AlCl3. अब इसको बैलेंस करना सीखते हैं. सबसे पहले रिएक्टेंट साइड वी हैव बेरियम का 1, तो प्रोडक्ट साइड भी बेरियम का कितना है हमारे पास? 1 ही है. ओके जी, ये तो बैलेंस्ड है. अगर हम क्लोरीन का देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड है क्लोरीन के 2 और प्रोडक्ट साइड है क्लोरीन के 3. अब अगर हम देखें ना तो अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं कि जी किसको 2 से मल्टीप्लाई करें, किसको 3 से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारे क्लोरीन के एटम्स हैं वो सिमिलर आ जाए. तो हम क्या करेंगे? देखो, एक साइड है हमारे पास 2 और एक साइड है हमारे पास 3. हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा. और 6 के जो मल्टीपल्स आएंगे वो देख लेते हैं. अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3. तो इस साइड हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, इस साइड अब क्लोरीन के 3 हैं. अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 आ जाए? 2 से. तो इस साइड इस सारे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. ओके, अब देखो क्लोरीन तो हो गया बैलेंस. अब इस रिएक्टेंट वाली साइड क्लोरीन के साथ क्या पड़ा था? बेरियम, मींस उस वो इम्बैलेंस हो गया तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा. इस साइड बेरियम के कितने हैं? 3. तो प्रोडक्ट साइड भी हमें 3 करने पड़ेंगे, मींस कि हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. नेक्स्ट वी हैव एल्यूमिनियम 2, प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम 2. ऐसे हमारे पास 3, इस साइड 3s. ऑक्सीजन गोज फॉर 12, ऑक्सीजन इज 3 into 4 12 और ये हमारी इक्वेशन होगी बैलेंस्ड. Third question is that sodium Na plus water, that is H2O, give rise to sodium hydroxide, that is NaOH plus hydrogen gas H2. अब हमें इसको बैलेंस करना है.
देखो रिएक्टेंट साइड Na goes for 1, प्रोडक्ट साइड भी 1, मींस Na इज बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड है हमारे पास 3 हाइड्रोजन। ओके, एंड ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस्ड फॉर्म में है। तो अब देखो इस साइड 2 है, इस साइड 3 है, लेकिन अलग अलग पड़े हैं, तो कैसे ना कैसे करके हमें इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करते हैं। Okay, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए रिएक्टेंट्स में 4, एंड प्रोडक्ट साइड 1 एंड 2 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब कितने हो गया 2 एंड 2 4, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 है। Na प्रोडक्ट साइड 2 हो गए हैं, तो हम रिएक्टेंट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम सल्फेट इन वाटर, रिएक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम इतना करते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, सॉल्यूशन बोला है तो वो कौन सी फॉर्म में होगा, इन एक्वस फॉर्म। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट इन वाटर, इन वाटर बोला है तो मींस के वो भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, Na2SO4 गिव राइज टू इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि जब भी ये रिएक्शन हुई है तो उस टाइम पे एक हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट आया है जो कि उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुआ है, मींस के वो क्या रह गया, इनसॉल्युबल रह गया। अगर इनसॉल्युबल है तो मींस के वो सम सॉर्ट ऑफ किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, उसके क्या बने हैं, वो प्रेसिपिटेट्स बने हैं। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन बोला है हमें, तो सॉल्यूशन मींस के वो एक्वस फॉर्म में होगा, NaCl। ओके जी, चलो इसको अब हम बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट हमारे पास Ba1, प्रोडक्ट साइड Ba1, क्लोरीन गोज फॉर 2 रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस। अब देखो Cl प्रोडक्ट्स में भी 2 हो गए हैं और रिएक्टेंट में भी 2 हो गए हैं। अब इसके साथ नेक्स्ट क्या पड़ा था, Na। अब Na को के भी 2 हो गए हैं, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन जब हम रिएक्शन में देखते हैं तो रिएक्टेंट्स में ऑलरेडी Na के कितने पड़े हैं, 2। ओके, SO4 बाकी सारी जो हमारी इक्वेशन है दैट इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मींस NaOH aqueous reacts with hydrochloric acid solution in water। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन हमारे पास वो भी एक्वस है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज NaCl इन एक्वस फॉर्म एंड वाटर। ओके जी, चलो अब हम इसको बैलेंस करके देखते हैं। इधर Na गोज फॉर 1, Na इज 1, H के कितने हैं, O के कितने हैं, 1 1, H के कितने हैं, 2 2, एंड क्लोरीन गोज फॉर 1 1। तो ये इक्वेशन जो है हमारी इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X, कोई X हमारे पास सब्सटेंस है, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, मीन्स दैट कि हमारे पास एक सब्सटेंस है X, उसका सॉल्यूशन मीन्स उसमें हम जब क्या ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, तो वो यूज होता है फॉर वाइट वॉशिंग। तो हमें वो सब्सटेंस पता करना है कि वो कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है जी। तो वो हमारा सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड, मींस के जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आता है सॉल्यूशन दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हम यूज करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग, और इसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं। Next is why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas.
Now it is because water has two molecules of hydrogen and molecule of oxygen, and hence during electrolysis of water the amount of hydrogen gas is doubled. Yes, हमने जो एक्टिविटी आप बुक में देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है मेनली. जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो वाटर किस में ब्रेकअप हो जाता है, इन H2 एंड O2. और अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये 2H2O गिव राइज टू 2H2 प्लस O2 ये देगा. अब क्या होगा इसमें, देखो आप इसमें कितने हैं ऑक्सीजन के, 2 एटम्स हैं, और दिस साइड कितने हैं 4. हो गया ना, जो रेशियो है हमारा 2:1 मींस इस साइड 4 है, इस साइड 2 है. तो ऑब्वियसली जो एक टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें हाइड्रोजन गैस हमारी जो है वो डिपॉजिट हुई है, उस साइड पे उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा rather than this oxygen, because इसके जो एटम्स हैं वो ज्यादा हैं हाइड्रोजन के. Got my point? Okay जी. Next we have question that why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it. ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था जब हम चैप्टर कर रहे थे, दैट जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम एक आयरन नेल डिप कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद हो तो उसमें आप देखोगे कि जो आयरन है वो ज्यादा एक्टिव है, मीन्स कि वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है रेदर देन कॉपर. तो वो क्या करेगा, आके सॉल्यूशन में से कॉपर को बोलेगा कि भाई तू जा, मैं तुझसे ज्यादा होशियार हूँ, ठीक है. तो वो खुद उसकी जगह आके ले लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, अकेला कर देगा. दैट्स वाई जो हमारा सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, उसका जो कलर था वो चेंज हो गया, बिकॉज अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो बन गया फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4. ठीक है, तो इसमें ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है. Let's give an example of a double displacement reaction other than the activity given in 1.10. Okay, आपकी बुक में कोई एक्टिविटी गिवन है तो उसके अलावा हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल देनी है. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे दो कंपाउंड्स हैं उनमें आपस में जब भी रिएक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, अपने अपने जो आयंस होते हैं उनको एक्सचेंज कर लेते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं ये हम देखते हैं. हमारे पास रिएक्शन है NaCl प्लस CaSO4, सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट गिव राइज टू Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड. तो अब देखो इसमें Na था जो, वो किसके साथ जाके अब रिएक्ट कर गया, उसने आयन ले लिया सल्फेट वाला, और जो कैल्शियम था उसको दे दिया अपना क्लोरीन वाला. ओके, तो मींस इन्होंने अपने अपने आयंस जो थे वो एक्सचेंज कर लिए. ये होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको बैलेंस भी देख लेते हैं. दिस साइड Na के 1, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में हमारे पास 2 है, तो हम इसको इनटू कितना कर देंगे 2 Na एंड 2Cl. इस साइड हमारे पास कितने हैं Cl के 2, Na भी 2, बाकी सारी जो हमारी इक्वेशन है वो है बैलेंस्ड. ओके, now identify the substance that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions. हमारे पास reaction number 1 is 4Na plus O2 give rise to 2Na2O, sodium oxide. अब ऑक्सीडाइज कोई सब्सटेंस कब होता है कि जब वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देता है, हाइड्रोजन को छोड़ देता है. तो हम बोलते हैं कि वो जब उसने ऑक्सीजन को गेन किया और हाइड्रोजन को छोड़ा तो हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. ओके, और कोई सब्सटेंस रिड्यूस कब होता है, रिड्यूस वो तब होता है जब वो ऑक्सीजन को लूज कर देता है. ठीक है, तो हम बोलते हैं वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. अब देखते हैं इसमें, पहले था हमारे पास Na, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया. गेन कर लिया तो मींस के जो हमारा सोडियम था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया.
अगर आगे देखें तो इट वाज CuO कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन से रिएक्ट हुआ, तो इसने क्या किया, जो ये हाइड्रोजन था ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बन गया वाटर, और जो कॉपर था वो अकेला रह गया। कॉपर अब अकेला रह गया, ठीक है, मींस दैट इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज करके क्या बन गया, कॉपर। तो हम बोलेंगे कि कौन रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। किस में रिड्यूस हुआ है, कॉपर में। ओके अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, वाटर बन गया। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। सबसे पहले तो जो हमारा कीवर्ड है वो है इनकरेक्ट का, इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। रिएक्शन इज 2 PbO lead oxide plus carbon give rise to Pb lead plus carbon dioxide gas। ओके तो हम देखते हैं पहली, lead is getting reduced। ये lead जो है वो रिड्यूस हो रहा है। lead हमारे पास कहाँ पड़ा है, lead ये पड़ा है, ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड है, तो पहले इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है हमें, ठीक है, तो मींस ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रोडक्ट वाली साइड पड़ा है, तो ये तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो रिएक्टेंट में क्या पड़ा है हमारे पास, कार्बन। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा एंड प्रोडक्ट है। ओके तो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत होगी। नेक्स्ट वी हैव कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। यस, कार्बन जो है वो ये वाली ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड ये है हमारा लेड ऑक्साइड, ये रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल जी, ये जब रिड्यूस हो रहा है तो क्या बन रहा है, लेड बन रहा है, ठीक है, बिकॉज इसने जो अपनी ऑक्सीजन थी वो किसको दे दी, कार्बन को दे दी। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट वी हैव द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ combination reaction, double displacement reaction, decomposition reaction and displacement reaction। अगर हम इस इक्वेशन में देखें Fe2O3 plus 2Al give rise to Al2O3 plus 2Fe। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम है वो Fe की जगह पे आ रहा है, और Fe को, आयरन को उसने छोड़ दिया फ्री। अगर हम देखें तो जो एल्यूमिनियम है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है कि भाई मैं ज्यादा होशियार हूं, मैं सबसे आगे आऊंगा, तो वो क्या कर रहा है, आयरन जो लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे वो खुद आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो हमारे पास वो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Next we have what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling। Means ये रिएक्शन कौन सी हो रही है कि जब हम Fe प्लस HCl की रिएक्शन करवाते हैं। ओके जब भी ऐसी रिएक्शन होती है तो हमारे पास, अब देखो एंड नीचे से स्टार्ट करते हैं, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। आयरन सॉल्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, सॉल्ट तो बनेगा ही नहीं, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नहीं जी। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये ऑप्शन होगी इसका। आप एक बार रिएक्शन लिख के देखना, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। In balanced chemical equation, atoms of different elements are equal in number on both sides. Chemical equation must be balanced to satisfy the law of conservation of matter that states that matter cannot be produced or destroyed in a closed system. It means that कि हमने पढ़ा है कि जो matter है हम उसको ना तो destroy कर सकते हैं ना हम उसको create कर सकते हैं, produce कर सकते हैं।
अगर कोई दो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं तो उस रिएक्शन से पहले उस उनका जितना मास था रिएक्टेंट्स का, तो रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसलिए जो बैलेंसिंग है वो जरूरी है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को हम कभी भी ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज into chemical equations and then balance them. Okay, first equation is hydrogen gas H2 combines with nitrogen, that is N2, to form ammonia, that is NH3. अब बैलेंसिंग देखते हैं। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के हमारे पास दो हैं, तो प्रोडक्ट साइड दो होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तीन है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जब भी इवन नॉट का चक्कर हो तो आप एलसीएम देख लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गए। इस साइड 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 आ जाए? दैट इज 2। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 6 हो गए हाइड्रोजन के, और रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन के 2 थे, तो प्रोडक्ट साइड भी नाइट्रोजन के 2 हो गए। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, दैट इज H2S, बर्न्स इन एयर। जब भी ये लिखा है ना कि बर्न्स इन एयर, तो बस कुछ नहीं करना, उस सब्सटेंस को आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा देना है टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज H2O एंड SO2। बैलेंसिंग देखते हैं। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट हैं हमारे पास 2 एटम्स, प्रोडक्ट में भी 2 हैं, सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन दिस साइड गोज फॉर 2 और इस साइड है हमारे पास 3। अब बवाल हो गया, अब हम क्या करेंगे? दिस साइड हम ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब प्रोडक्ट साइड भी 2 and 2 4, अब होगी हमारी बैलेंस। नेक्स्ट वी हैव बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2 reacts with aluminium sulfate Al2SO4 whole 3 to give aluminium chloride AlCl3 and precipitate of BaSO4। आई थिंक रिएक्शन हमने पहले भी किया है ना। तो बैलेंसिंग देखते हैं। Ba1, प्रोडक्ट में भी Ba1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, तो एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। इस साइड क्लोरीन के 2 थे, तो इनटू हो गया 3, 6 हो गए। इस साइड क्लोरीन के 3 थे, तो इनटू हो गया 2, 6 हो गए। अब एल्यूमिनियम के 2 हैं, एल्यूमिनियम के 2। ओके, एस के कितने हैं? 3। इस साइड एस के 3 करने पड़ेंगे, इस साइड एस के हो गए 3। जब एस को बैलेंस किया तो देखो ये बेरियम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, है ना। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन के कितने हमारे पास? 12। दिस साइड भी 3 into 4 ऑक्सीजन के हमारे पास 12, और ये इक्वेशन होगी हमारी बैलेंस्ड। नेक्स्ट वी हैव पोटेशियम मेटल, दैट इज K, reacts with water H2O to give potassium hydroxide, that is KOH, and hydrogen gas, that is H2। अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। K1, प्रोडक्ट में भी 1, H2, दिस साइड 2 एंड दिस साइड 3, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, तो इसको करना पड़ेगा बैलेंस। तो हम क्या करेंगे? इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखो K2, तो हमें इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा K को। ठीक है, अब देखो इस साइड ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 2, तो इस साइड भी हम ऑक्सीजन को 2 कर देंगे। अब हाइड्रोजन दिस साइड 4 एंड दिस साइड 2 एंड 2 ये वाला, ये हो गया अब हमारे 4, और इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। हाँ जी, इट इज balance the chemical equations. Number 1 is HNO3 plus CaOH2 whole give rise to CaNO3 whole 2 plus H2O.
ओके जी, दिस साइड प्रोडक्ट्स सॉरी रिएक्टेंट साइड देखते हैं। हाइड्रोजन के कितने 1 एंड हाइड्रोजन 2 कितने हो गए 3, लेकिन इस साइड हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं 2। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पे थोड़ा बवाल है तो हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, फिर आगे देखते हैं। एन के हैं हमारे पास 1 रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड है एन के हमारे पास 2, तो हम दिस साइड इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, अब 2n हो गया हमारा बैलेंस। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 6 एंड 2 8, लेकिन दिस साइड ऑक्सीजन इज 6 एंड प्लस 1 7। अब क्या होगा, अब रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन के हैं हमारे पास 2 प्लस 2 ये वाले 4 हो गए, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड भी है ओनली 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2। अब हाइड्रोजन जो है हमारा वो हो गया बैलेंस। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन वी हैव 6 एंड 2 ये वाले कितने हो गए 6 प्लस 2 8। अगर दिस साइड बात करें तो ये है हमारे पास 3 और ये 2 6 प्लस दीज 2 8। ओके, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस एंड हमारे पास 2 ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 2 ऑन प्रोडक्ट साइड, Ca1 एंड 1, तो ये होगी हमारी बैलेंस। नेक्स्ट वी हैव NaOH plus H2SO4 give rise to Na2SO4 plus H2O। ओके जी, दिस साइड हमारे पास Na के कितने हैं 1, दिस साइड Na के कितने हैं 2, तो हम पहले तो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे लगा देंगे 2। ओके, अब ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं 2 ये वाले और ये वाले 6, लेकिन इस साइड कितने हैं 4 प्लस 1 5, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये कितना हो जाए 6, 4 ये वाले और 2 ये वाले 6 हो गया। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 2 and this 2 2 plus 2 4 and hydrogen here is 2 into 2 4, SO4 SO4 sulfur 1 1, ये हमारा बैलेंस हो गया। Next we have NaCl plus AgNO3 give rise to AgCl plus NaNO3। अब Na1 Na1 Cl1 Cl1 Ag1 Ag1 NO3 NO3, ये इक्वेशन जो है हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Next we have BaCl2 plus H2SO4 give rise to BaSO4 plus HCl। की बैलेंसिंग देखते हैं। Ba goes for 1 in reactant side and 1 in product side। Cl2 1 Cl Cl2 Cl का है इस साइड पे 2 रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इज 1, तो हम इसको इनटू कर देंगे 2। हाइड्रोजन देखें तो रिएक्टेंट साइड 2 प्रोडक्ट साइड भी 2, S goes for 1 S1 O4 O4, ये होगी हमारी इक्वेशन बैलेंस, सिर्फ यहाँ पे 2 आएगा। ओके जी, डन। Following reactions, number 1 is calcium hydroxide CaOH2 whole plus carbon dioxide CO2 give rise to, तो इसमें है हमारे पास Ca1 and this side Ca1। Oxygen goes for 2 and 2 4, oxygen is 3 plus 1 4। Hydrogen goes for 2, hydrogen goes for 2। Okay, and carbon is 1, carbon is 1, तो ये इक्वेशन जो है हमारी ये बैलेंस्ड है। Next we have zinc plus silver nitrate give rise to zinc nitrate plus silver, that is Zn plus AgNO3 give rise to ZnNO3 whole 2 plus Ag। Zn reactant side 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, Ag1 Ag1। अब N के कितने हमारे पास 2 है ना, तो हमें इस साइड भी N के 2 करने पड़ेंगे, हो गए जी। अगर और ऑक्सीजन के कितने हैं 6, ऑक्सीजन के 6, लेकिन इसके साथ पड़ा था Ag, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि इस साइड उसके हो गए हैं 2 और इस साइड है 1, तो इस साइड भी हम इंटू 2 कर देंगे। ओके,
Next we have aluminium plus copper chloride Al plus CuCl2 give rise to aluminium chloride AlCl3 plus copper, that is Cu. बैलेंसिंग देखते हैं, aluminium 1 aluminium 1, copper 1 copper 1, Cl2 Cl is 3. तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो कि कितना आएगा 6. जिस साइड 2 है उस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिस साइड 3 है उस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब अगर देखें तो इसके साथ क्लोरीन तो हो गया बैलेंस, लेकिन Cu इम्बैलेंस हो गया है. रिएक्टेंट वाली साइड वो हो गया 3, प्रोडक्ट वाली साइड 1 है तो इंटू 3 कर देंगे. एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड 1 है तो प्रोडक्ट साइड 2 है, तो दिस साइड इसको इंटू 2 कर देंगे. ओके जी. नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव राइज टू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl. हाँ जी. अब बेरियम के कितने हैं, 1 reactant side and 1 product side. Chlorine 2 chlorine 1 means के this side किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. ओके जी. K2 के इधर भी 2 ही पड़े हैं, SO4 एंड SO4. ये इक्वेशन तो हमारी इजीली ही बैलेंस होगी है. ओके जी. Next we have write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. हाँ जी. सो इट इज पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड की जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है, प्रोडक्ट सारे हैं वो हैं पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड. हमें बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है और उसको बैलेंस करना है. ठीक है. तो पहले जो है हमारे पास KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इनमें क्या हो रहा है, जो K है पोटेशियम है वो I को ले रहा है और जो बेरियम है वो किसके साथ जुड़ रहा है, ब्रोमाइड के साथ. मीन्स दैट इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस. और हमें पता है कि जब भी किसी रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे होते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज जिंक कार्बोनेट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम ध्यान से देखें तो एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो दो कंपाउंड्स में सब्सटेंसेस में टूट रहा है ना, तो हम बोलते हैं ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस दो सब्सटेंसेस में, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाए. इसके हमारे पास एग्जांपल है ZnCO3 गिव राइज टू ZnO प्लस CO2. जिंक के 1 है 1, कार्बन इज 1, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन गोज फॉर 3 एंड हियर इज प्रोडक्ट साइड पे 1 and 2 3. नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट इज H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. अब देखो जो दो सब्सटेंसेस हैं वो मिल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बना दिया जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट वी हैव मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. Means that Mg plus HCl give rise to MgCl2 plus H2. अब अगर इसमें हम देखें तो Mg था वो ज्यादा रिएक्टिव था देन हाइड्रोजन, इसीलिए उसने जाके Cl से अटैचमेंट कर लिया और हाइड्रोजन को छोड़ दिया फ्री. तो ऐसी रिएक्शंस वी नो जिन रिएक्शंस में मोर रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे वो खुद आ जाता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. अब इसको बैलेंस करना देखते हैं. Mg1 H1 H2, तो मींस इस साइड किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से, तो इससे क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन दिस साइड 2 एंड प्रोडक्ट साइड भी वो 2 हो गया. Next we have what does one mean by exothermic and endothermic reactions, give examples. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके होने के बाद हमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट भी मिलती है. इसकी हम एग्जांपल बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब जो है वो बहुत हॉट हो गई है, ठीक है, या कुछ वेपर्स निकले हैं, तो हम उससे बोल देते हैं कि जो हीट है वो इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन से.
हीट जो है वो बाहर निकली है तो हम उसको बाहर निकलने से बोलेंगे एक्सो, दैट इज वो एग्जिट हुई है, मींस हीट जो है वो बाहर निकली है, तो वो होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? मीथेन। बर्न जब भी हम करवाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। ओके जी। नेक्स्ट वी हैव एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब जिन रिएक्शंस के होते टाइम जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, मींस अंदर आती है, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हीट अंदर आ रही है तो एंडोथर्मिक, बाहर जा रही है तो एक्सोथर्मिक। एंड इट्स एग्जांपल इज ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गिव राइज टू 2NO। ओके। नेक्स्ट वी हैव व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंबाइन करता है हमारी इनहेल्ड ऑक्सीजन के साथ, तो बहुत सारी क्या प्रोड्यूस होती है हमारे पास? एनर्जी। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हम काम करते हैं, ठीक है, तो वो होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 and it reacts with inhaled oxygen that is O2 and give rise to CO2 carbon dioxide, H2O water and energy. Now next is why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations for these reactions. Okay, decomposition reactions में क्या होता है? decomposition का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूट जाना, ठीक है। तो decomposition reaction में क्या होता है? जो एक सिंगल सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस, मींस एक सब्सटेंस से हमें काफी सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो मिलते हैं, तो वो रिएक्शंस हो जाती हैं हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एग्जांपल इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बन गया? CaO प्लस CO2, एक सिंगल सब्सटेंस से हमें दो सब्सटेंसेस मिल गए। ऑन द अदर हैंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बना देते हैं जो कि सिंगुलर इन फॉर्म होता है, तो वो हो जाती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Now next we have write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। अब हमने decomposition reaction देखा है तो ऐसे तो है नहीं कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो जाएगा टू और मोर सब्सटेंसेस में, नहीं ना, तो उसे कुछ तो इनिशिएटिव मिलता होगा, तो जो इनिशिएटिव मिलता है वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसी की हमें इक्वेशंस लिखनी है। नंबर 1 इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास आता है CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट इज AgCl2, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रख देते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन Ag, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। नेक्स्ट, अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, अगर हम बोलें कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग चाहिए तो हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, तो हमें एक इलेक्ट्रोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस और एक इलेक्ट्रोड पे मिलेगा ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मींस के जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी उसमें हमें बताया कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी सॉल्यूशन में जाके लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, फ्री कर देते हैं और उनकी जगह पे वो खुद आ जाते हैं। जिसका हमारे पास एग्जांपल ये भी था कि व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज के जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देती है कॉपर को। ऐसा ही हमारे पास एग्जाम्पल ये है कि जब भी हम जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं तो जो जिंक है बीइंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो कॉपर को डिस्प्लेस करवा देता है और उसकी जगह पे वो खुद आ जाता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो आयंस की होती है, जो दो कंपाउंड्स हैं वो अपने अपने जो आयंस हैं उनको एक्सचेंज कर लेते हैं।
ठीक है, और नए प्रोडक्ट्स बना देते हैं। एग्जाम्पल इज NaSO4 प्लस BaCl2 की रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, जो Na है वो जाके अटैच हो गया विद Cl, और जो Ba है वो जाके अटैच हो गया विद SO4, और इन्होंने बना दिया BaSO4 प्लस 2 NaCl। नेक्स्ट इज इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, मीन्स जब हम सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब देखो, सबसे पहले तो हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा गिवन है, हमें सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हमने लिख दिया AgNO3, सॉल्यूशन है तो एक्वस। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, एक हमें कॉपर मेटल गिवन है, ओके जी, दोनों को रिएक्शन करवा दी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर रिएक्टेंट साइड आएगा कि प्रोडक्ट साइड आएगा? अब देखो, प्रोडक्ट तो हमारे पास सिल्वर आ रहा है ना, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर कर रहे हैं ना हम, रिकवरी ऑफ सिल्वर कर रहे हैं, तो सिल्वर तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो मीन Cu इस साइड रहेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो कॉपर है वो Ag को, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे वो खुद चला जाता है, बिकॉज वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन बन गया कॉपर नाइट्राइट का, और जो सिल्वर था वो इन प्योर फॉर्म हमें एक्सट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि कोई दो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास रहेगा, लेकिन एक हमारे पास क्या चीज आएगी, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मींस उन रिएक्शंस में कुछ ऐसा प्रोड्यूस होगा जो कि सॉल्यूशन में, प्रोडक्ट वाले सॉल्यूशन में मिक्सअप नहीं होगा, वो अलग ही रहेगा इन द सॉलिड फॉर्म, और उसको हम बोलते हैं कि वो उसके हैं प्रेसिपिटेट्स। तो जिस रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट ही बोलते हैं। ओके, एग्जांपल इज जब भी हम बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास NaCl एक्वस सॉल्यूशन रह जाता है, और जो BaSO4 है उसके बनते हैं हमारे पास प्रेसिपिटेट्स। इसके BaSO4 इन सॉलिड स्टेट, दैट इज कि इसके इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बने हैं। Next is explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two examples each. Okay. सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है दैट ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ओके जी, अगर हम एग्जांपल देखें दैट इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन, मींस दैट कि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, एंड वो क्या हो रहा है, मींस कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें रिडक्शन की एग्जांपल देनी है, दैट इज रिडक्शन क्या होता है कि जब भी कोई लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो। अब देखो, पहले था हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, इसने अपनी जो ऑक्सीजन थी वो छोड़ दी और बन गया कॉपर, मींस दैट अब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया टू कॉपर, ठीक है, मींस कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू बिकम कॉपर। लेकिन अगर हम H2 की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो देखो उसने क्या किया है, जो कॉपर की छोड़ी हुई ऑक्सीजन थी उसने उसको गेन कर लिया, तो मींस अब हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X। वही हमारे पास शाइनी ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है, हमने X बोला उसको। जब भी हम उसको हीट करते हैं इन एयर, मींस हीटिंग इन एयर मींस हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं विद ऑक्सीजन, बिकम्स ब्लैक इन कलर। हमें उसका नेम बताना है, और वो ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन सा बन रहा है हमें वो बताना है। तो हमें पता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो है कॉपर। कॉपर का जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो वी नो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ओके जी, नेक्स्ट इज व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। अब आयरन आर्टिकल्स का क्या होता है, हमने करोजन में पढ़ा है कि जब भी आयरन आर्टिकल्स को हम डैम्प एयर में रख देते हैं, मींस उस एयर में जहाँ पे मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर और एयर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद उसके ऊपर एक
रेडिश ब्राउनिश एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ओके, और वो जो रस्ट है उसकी वजह से जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो लाइफ टाइम है, उस पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और अगर हमने अपने आयरन आर्टिकल्स को सेव करना है कि उन पे रस्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर पेंट अप्लाई कर देते हैं। अब पेंट क्या करता है, पेंट एक्ट्स एज बैरियर, मीन्स के वो आयरन का और एटमॉस्फेयर का आपस में रिएक्शन ही नहीं होने देता, वो एज अ बैरियर एक्ट करता है और आयरन के ऊपर रस्टिंग नहीं होने देता, आयरन को करोड नहीं होने देता। Iron articles, when comes in the contact of moisture present in the atmosphere, it gets rusted. Therefore, paint is applied on the surface of iron to prevent it from rusting. नेक्स्ट इज ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई? अब हमने देखा कि जो हमारे चिप्स होते हैं, जो ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनमें हमें एक गैस मिलती है, वो गैस होती है हमारी नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन क्यों डालते हैं उनमें? ठीक है, नाइट्रोजन हम इसीलिए डालते हैं बिकॉज जो हमारे ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होती हैं ना, वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और जब भी वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं काफ़ी टाइम ऐसे हवा में खुले में रखने के बाद, तो उनकी जो स्मेल और उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, मीन्स कि वो रैंसिड होने लग जाती हैं। अगर उनकी ऑक्सीडेशन होके वो खराब हो रही है, तो उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको बचाने के लिए हम एक एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको डिप्रेशन हो जाए तो आप एंटी डिप्रेशंस लेते हो। ठीक है, अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो आप एंटी एसिड्स लेते हो। तो वैसे ही जब कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है बार बार, तो हम उसको बचाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो जो नाइट्रोजन है वो हमारा बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको हम यूज करते हैं इन आवर फूड आइटम्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। हम एग्जाम्पल देनी है। नंबर वन इज करोजन। करोजन क्या होता है? करोजन हमें पता है कि एक प्योर मेटल की जब डिस्ट्रक्शन होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, कैसे डिस्ट्रक्शन होती है? क्योंकि जो प्योर मेटल है वो हमारा एयर, मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में जब आता है, तो उसकी जो डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि वो करोड होना स्टार्ट हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं करोशन। एग्जाम्पल, जब भी हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को डैम्प एयर में रखते हैं, तो मॉइस्चर और एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आने से उसके ऊपर एक रेड ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ओके, नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी होती है कि जब भी हमारे जो फूड आइटम्स हैं जिनमें फैट्स हैं, ऑयली फूड है, उसको हम काफी टाइम के लिए ऐसे ओपन रख दें, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनकी स्मेल और जो टेस्ट है उसमें काफी चेंज आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बटर को काफी टाइम के लिए बाहर रख दो, तो मम्मी बोलती है कि वो खट्टा हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूजुअली हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, next is some extra questions. Number one is, what type of reaction is represented by the digestion of food in our body? Okay, जो फूड की डाइजेशन होती है वो कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? अब अगर हम देखें तो हम तो फूड चपाती की एक बाइट ले रहे हैं, लेकिन उसमें से कितना कुछ निकलता है। वो कैसे निकलता है? जो हम बोलते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, माउथ माउथ में जो कुछ डिकम्पोजिशंस होती हैं। ठीक है, फिर हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वो कितनी ज़्यादा रिएक्शंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती हैं, तो उन रिएक्शंस की वजह से जो हमारा फूड है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और इसीलिए जो हमारी डाइजेशन ऑफ फूड की रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Next is, what type of chemical reaction is used to extract metals from their natural occurring compounds like oxides or chlorides? हमें पता है कि जब भी हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें प्योर फॉर्म में बहुत कम मेटल्स मिलते हैं, यूजुअली वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में, क्लोराइड्स की फॉर्म में या सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं। तो जब भी हमें उन्हें एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं? एनर्जी की कौन सी फॉर्म? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक सब्सटेंस था इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स और सल्फाइड्स, उसको हमने डिकम्पोज करवा दिया। ठीक है, डिकम्पोज करवा दिया इलेक्ट्रिसिटी से,
तो जो एक इलेक्ट्रोड पे हमारा एक कंपाउंड आ जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमारा प्योर मेटल आ जाएगा. दैट्स हाउ वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स. Next is when a copper strip is placed in a solution of silver nitrate, a metallic silver is precipitated and a solution containing copper nitrate is formed. Write a balanced equation for this reaction. ये हमने पहले कर लिया. ठीक है. तो आई जस्ट होप कि आपको इसमें थोड़ा सा तो कुछ समझ आया होगा. एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें. वैसे आई वुड लाइक टू स्टार्ट एसिड्स एंड बेसिस, ताकि हमारा पहले केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाए. And keep watching the channel. Thank you so much for watching the video.